सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इंतखाबात 8 फरवरी को होना है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारी तेजी से जारी है। हल्का बंदियों की फहरिस्त तैयार है। वोटर लिस्ट अगले महीने के आगाज में शाया होगी। पोलिंग अमले अफसरान की लिस्टें भी 2 से 3 रोज में आ सकती हैं। लेकिन असल खबर यह है कि इंतखाबात से पहले ही धांधली के इल्जामात लगने शुरू हो गए हैं। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की इक़्तिदार में वापसी की राह हमवार करने के लिए वोटिंग नक्शे को तब्दील किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों में मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर मुल्क भर में रिकॉर्ड 1300 एतराज़ात उठाए गए। इल्ज़ाम यह है कि मरदमशुमारी के नताइज का इंतजार करने के बहाने इंतखाबात की तारीख नवंबर से अगले साल फरवरी तक मौखर कर दी गई, जिसका मकसद 3 बार साबिक वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ को बरतानिया से वापस आने और मुकद्दमात खत्म कराने और इंतखाबात की तैयारी के लिए मजीद वक्त देना था। इसीलिए सियासी मुखालिफिन इलेक्शन कमीशन के इक़दामात को प्री पोल धांधली का नाम दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी का भी इल्ज़ाम यही है कि हल्कों की डेमोग्राफी को तब्दील करने का वाज़ेह मकसद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा पहुंचाना है। पीपल्स पार्टी पहले ही लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा बार बार दोहरा रही है। आज पीपल्स पार्टी ने कोयटा में सियासी ताकत का मुजाहरा किया। साबिक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो की शमूलियत भी हुई। जलसे से खिताब में आसिफ जरदारी ने जियालों से बिलावल का साथ देने की दरखास्त की तो बिलावल भुट्टो की तोपों का रुख नून लीग की तरफ रहा। बिलावल भुट्टो नून लीग को पहले ही महंगाई लीग का खिताब दे चुके, लेकिन सवाल यह है कि 16 महीने नून लीग के साथ हुकूमत करने पर अवाम बिलावल की बात पर यकीन करेंगे? आसिफ जरदारी बार बार बिलावल भुट्टो की तरबियत की बात कर रहे हैं। ये कोई सियासी हिकमत अमली है या फिर आसिफ जरदारी की बड़ी गलती? इसी से आगाज़ करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अजिज धामरा साहब, सेनेटर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। अरशद वोरा साहब MQM के रहनुमा और कामरान रज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आजिज धामरा साहब, इख्तलाफात वाली जो बात थी वो तो ख़त्म होती नज़र आती है, लेकिन फिर भी जरदारी साहब बार बार कह रहे हैं कि हमने सिखाना है अभी बिलावल को, अभी उसको हमने सपोर्ट करना है, आगे लेकर आना है। तो एक वज़ीर आला होते थे हमारे पंजाब में बुज़दार साहब, वो भी कहते थे अभी मैं सीख रहा हूँ। तो क्या ये बार बार बिलावल साहब के बारे में कहना दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो मैं आज तमाम जमहूरियत पसंद कारकुनों को मुबारक देता हूं कि आज कोयटा, जिसके बारे में कभी कहा जा रहा था कि सर्द मौसम है, कभी कहा जा रहा था कि जी यहाँ पर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, मगर आज पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर साबित किया कि 56 साल के बाद भी वो पार्टी आज भी वफा की अलामत के तौर पर मौजूद है और आज उनका यौम तासीस है। दूसरी बात, आपने 2 क्लिप चलाए हैं, एक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कंटिन्यू ये कह रहे हैं, जिसके लिए मेरे ख्याल में पूरी कौम ये चाहती है कि हमें रिवायती सियासत, वो रिवायती सियासत जो सियासी इंतकाम से भरी हुई है, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए भरी हुई है, जो एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम ना करने से भरी हुई है, उसकी तब्दीली की वो बात करते हैं, जो मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर बड़ा सही रुख है सियासत का। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए इस सियासत की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस भी है और जरूरी भी है। जहां तक आपने जरदारी साहब का क्लिप चलाया है, तो उन्होंने जो तरबियत की बात की है, जारी है बिलावल साहब को वो कह रहे हैं कि जो उनका तजुर्बा है वो उनको ट्रांसफर करना है, और जब इलेक्शन होंगे तो कैंडिडेट बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। और इसमें क्या हबाकत है और उसमें क्या परेशानी का सबब है कि अगर पार्टी का सीनियर लीडर, जो एक फादर भी है उनका, वो अपना सारा तजुर्बा उनको ट्रांसफर करने की बात करते हैं। बात सिर्फ यहाँ तक ही है, बाकी दूसरे रुख में उस पर तबसरा करना है कंटिन्यू। तो हम तो समझते हैं कि अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी तबसरों और तजियों में मौजूद रहे और उससे ये तबसरे होते रहे, मगर आज जरदारी साहब ने क्लियर कट कहा है कि इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने और हम सब ने उनको सपोर्ट भी करनी है और उनकी हिमायत भी करनी है। जबरदस्त। यही बात अरशद वोरा साहब, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है एक बड़ी पार्टी का, तो उसके बारे में उसका वालिद कहता है कि हमने इसको सिखाना है अभी, तो इसमें और तरबियत करनी है, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। वोरा साहब जी बिल्कुल, तरबियत भी करनी है, सिखाना भी है, और जाहिर सी बात है कोई आदमी सीख कर नहीं आता, तजर्बे से ही सीखता है। और आज बस मैं सिर्फ इस पे इतना कमेंट ज़रूर करूँगा कि देखें, बात यह है 15 साल में पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत रही है
और सिंध में एक तरह से बादशाहत ही रही है इनकी। और ये कोट करते हैं कि जो है आप हमारे साथ रहें, तो हम शुरू के इनके साथ जो है 5 साल रहे, उसके बाद हम इनके साथ नहीं रहे। तो ये भी बड़ा क्लियर कर दूं मैं। तो 15 साल में सिंध में तब्दीली क्यों नहीं आई, सिंध में कोई नई सोच क्यों नहीं आई, सिंध तो पूरा कंट्रोल में था। सिंध में जो है आप कश्मीर से लेके कराची तक जो है सिंध की ज़बूवाली का हाल जो है वो एक एक शख्स जानता है, पाकिस्तान का एक एक फर्द जानता है। यहाँ जो है पीने का पानी नहीं है, सीवेज का सिस्टम खराब है, पूरे सिंध के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हुआ है। आपको जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम रेट, कौन सी ऐसी मैं एक मेगा प्रोजेक्ट गिनवा सकूं, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट अगर ये मेरे भाई बताएं जो 15 साल में इन्होंने किया है इस सूबे में, जिसको कि इन्होंने रूल किया है और रूल भी बादशाह की तरह से किया है। 22,000 अरब रुपए इन्हें मिले हैं इन 15 सालों में। साल का इनको जो है 1200 अरब रुपए मिलता है, 400 अरब रुपए इनको जो है लोकल टैक्सेस मिलते हैं। ये 1600 अरब रुपए जो है ये आपका $6 बिलियन, वो $6 बिलियन बनता है जो कि IMF से मुल्क चलाने के लिए पिछले 5 सालों से आप लेने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी 1-2 किस्तें मिली हैं। वो पूरे मुल्क को चलाने के लिए $6 बिलियन, और कहाँ एक सूबे को जो है हर साल $6 बिलियन मिल रहा है। तो इस सूबे को तो पेरिस हो जाना चाहिए था अनफॉर्चुनेटली। तो ये सूबा जो है पूरा का पूरा मोहनजोदड़ो बन गया है और इसमें कोई एक मेगा प्रोजेक्ट मुझे गिनवा दें, कोई एक मेगा प्रोजेक्ट गिनवा दें तो समझ में आता हो कि आवाम को डिलीवर हुआ है। बहरहाल ये तब्दीली की बात कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट विशेस टू देम। बड़ी अच्छी बात है। आपने जो ये बात की है मेगा प्रोजेक्ट की, जरूर धामरा से पूछे। कामरान मुर्तज़ा साहब हैं? अच्छा, कामरान मुर्तज़ा साहब के पास हम जाएंगे, अभी उनसे रब्ता नहीं हुआ। धामरा साहब, जो आप बात अभी वोरा साहब ने की कि जी कोई एक मेगा प्रोजेक्ट आप बता दें पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो आपने इंतकाम की सियासत की बात की, किसने इंतकाम की सियासत की है? क्या बिलावल साहब ने कहा कि जी 16 महीने हम कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, उसकी वजह ये थी कि इंतकाम के पीछे पड़े रहे, ये फिर नून लीग करती रही, इंतकाम लेती रही है ये 16 महीने में? देखें, 2 अलग अलग चीजें हैं। जहां तक आपने अभी इंतकाम वाली सियासत की है उस पर तो मैं जरूर आऊंगा, मगर मैं बोरा साहब को, मेरे काबिल एहतराम दोस्त हैं, वो भाई भी हैं, मगर मुझे उन पे रहम आता है, उनकी सियासी जो सूरत हाल है उन बेचारों की, कि माजी में ये पूरे सूबे की बात करते हैं कि कोई मेगा प्रोजेक्ट 3 असेंबलियों में 3 इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सूबा सिंध से जीतते हुए आ रही है। और यहाँ तो अभी ये कारकर्दगी ही है कि कराची में जो मैंडेट का 1987 से लेके बल्दियाती इलेक्शन में जो हावी पार्टी रही है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रही है, और तमाम बल्दियाती इदारों में जो एम्प्लॉयमेंट है इनके बगैर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। उन इदारों के बदौलत शहर कराची की कितनी खिदमत की थी आपने, वो पीपल्स पार्टी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया है, पीपल्स पार्टी ने पुलें और अंडर बाईपासेस ठीक किए हैं, पीपल्स पार्टी ने पानी की स्कीमों को ठीक करने की कोशिश की जो एक माफिया के तौर पर आपने कंट्रोल किया हुआ था शहर कराची के अंदर। तो ये कराची शहर का मैंडेट है जो आज मेयर कराची पीपल्स पार्टी का है, और आपने इलेक्शन में बाइकाट इसलिए किया कि आपकी पोजीशन नहीं थी, आपके पास यूसी लेवल के कैंडिडेट नहीं थे। अगर आपने खिदमत की है तो आपको अपने कैंडिडेट जरूर खड़े करने चाहिए थे। और किसने आपको मना किया था कि आप लोकल बॉडी इलेक्शन में बाइकाट का ऐलान कर दे? हम तो 12 मिन्नतें करते रहे आपको कि जनाब आली इलेक्शन में हिस्सा लें। आपने देखा कि हमारे 6 डिवीजन में 6 मेयर हैं और उसमें 4 मेयर और डिप्टी मेयर जो हैं वो उर्दू स्पीकिंग है। तो पीपल्स पार्टी जब रेस्पॉन्स करती है शहरी आवाम को, तो शहरी आवाम ने ये रेस्पॉन्स किया है। और मैं आपके इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड पे रख लेना कि आइंदा जनरल इलेक्शन में जो मेजर पार्टी होगी वो पीपल्स पार्टी होगी। आप जरा बताइएगा अभी भी गवर्नर किसका है? इस निगरान हुकूमत में गवर्नर किस पार्टी का है? तो मेरे ख्याल में रोने धोने से पहले हेल्थ सेक्टर में मैं आपसे एक प्रोग्राम रखें जिसमें अरशद भाई को भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, और मैं मुनाजरे के साथ शरीक हूंगा। बिल्कुल ठीक है। एक मेगा प्रोजेक्ट की बात है, मैं अपने प्रोड्यूसर को कह रहा हूं हॉस्पिटल में इस पर अलग से प्रोग्राम से रखते हैं, इतने गिनवाऊंगा, मैं हेल्थ के हॉस्पिटल इतने गिनवाऊंगा और पाकिस्तान की तारीख में फिर चैलेंज करूंगा कि सूबे सिंध में सूबे के अवाम के लिए हेल्थ सेक्टर में सिर्फ एक हेल्थ सेक्टर की बात करता हूँ। सही है धामरा साहब, वो तो लगता है आपके पास इतनी तवील फहरिस्त है पूरा प्रोग्राम उसमें लग जाएगा। धामरा साहब की आपकी बात पर हल्का हल्का मुस्कुरा रहे हैं, वो भी जवाब इसका देना चाहते हैं। मैं इसी का जवाब मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये आपके प्रोग्राम की
टाइमिंग इजाजत सर, नहीं देगी तो इजाजत मैं दीजिए इनके ना। सवाल का जवाब दूं। ठीक है। मैं मुनाजरे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनसे डेट ले लें, एक लाइव प्रोग्राम करें मेरे और उनके ओके ओके सर, वो तफसील से करेंगे। अब वोरा साहब आपने बात सुन ली, मेरा सवाल तो इंतकामी सियासत का बीच में रह गया। मेयर आप देख लीजिए पीपल्स पार्टी का, माफिया की तरह आपने सारा शहर चलाया। मैं इंतकामी वाली बात कर दूं तो माजी में इंतकाम ही रहा है और पीपल्स पार्टी विक्टिम रही है इन सारे मामलात में। एहतसाब ब्यूरो के सैफुर रहमान साहब आपके साथ हैं। सर उस पर आगे बात कर लेते हैं अगर आप इजाजत दें वोरा साहब। ये क्या पीडीएम के दौर में ना? जी जी वोरा साहब, मैं पॉइंट्स आपके सामने रख दूं। इदारे आपने तबाह किए, बल्दियाती इदारों में आपने जिस तरह से भर्तियां की, माफिया की तरह आप काम करते थे, और ये वजह है कि आज मेयर पीपल्स पार्टी का है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं ना, इन बल्दियाती इंतखाबात में 5% से ज्यादा वोटिंग हुई नहीं है। MQM के पास ये बात जी वोरा साहब डिस्कनेक्ट हो गया, उनका सिग्नल डिस्कनेक्शन हुआ। हम अपने जो है जमा कराए थे, कैंडिडेट्स वर ऑलरेडी देयर, कैंडिडेट्स मौजूद थे, लेकिन जो बेसिक इख्तलाफ था, जो डिलिमिटेशन पे इख्तलाफ था, पूरे पाकिस्तान को पता है। पीपल्स पार्टी ने 3 रोज पहले जो है डिलिमिटेशन पे जो है उन्होंने नोटिफाई किया 10A के तहत, और उन्होंने कहा कि इसकी डिलिमिटेशन दोबारा होनी चाहिए। हमारी प्ली ये थी कि 75 यूनियन काउंसिल्स कम गिनी गई हैं। इलेक्शन के इमीडिएटली आफ्टर 3 वीक्स ये MQM के बैकआउट की ही वजह है, जिसकी वजह से 53 यूनियन काउंसिल जो है वो कराची की बढ़ा दी गई। 53 यूनियन काउंसिल एक आपके बड़े शहर मुल्तान या गुजरांवाला जैसे शहर के बराबर होती हैं। तो ये डिलिमिटेशन हुई थी जिसपे MQM का इख्तलाफ था, और तारीख याद रखेगी कि ये MQM की अचीवमेंट थी। जहाँ तक ताल्लुक है कि ये बल्दियाती इंतखाबात में, मैं आपको बता दूं कि एक यूनियन काउंसिल में 35-35, 40-40, 50-50 हज़ार वोट डला करते थे। इस दफा जो जीते हैं यूनियन काउंसिल के चेयरमैन 2000 या 3000 वोट, और कहीं तो 500-500 वोटों से जीते हैं। तो ये इलेक्शन को अगर ये इलेक्शन कहते हैं तो मैं तो समझता हूँ कि ये इलेक्शन नल एंड वॉइड है। रही बात, इन्होंने कहा गवर्नर इज ए सेरेमोनियल पोस्ट, गवर्नर के पास फंड्स नहीं आते। 22,000 अरब रुपए जो आए 15 सालों में, ये CM के पास आए, गवर्नर के पास नहीं आए। बिल्कुल सही है, सारी बातें। वोरा साहब मुझे इजाजत दें, बाकी वो धामरा साहब वाली बात ठीक है, इस पर हम अलग से एक प्रोग्राम, जी अलग से आप दोनों के साथ प्रोग्राम, जी बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मेरी तरफ से इनसे ये पूछ लीजिएगा कि बल्दियाती जो निजाम है 87 से लेके किस पार्टी के अंडर था, कौन दावेदार थी, और ये जो KDA, KMC, वाटर बोर्ड किसके अंडर थे? अगर पानी का मसला है आज कराची में, तो आप लोगों ने क्या किया था इतने सालों में? धामरा साहब बिल्कुल ठीक है सर, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। आपको इतनी बड़ी सजा दी है। मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूँ, और एक मुस्तफा कमाल के दौर में 100 MGD। अच्छा चले सर, सरकार के दौर में 100 MGD। धामरा साहब एक सेकंड, वोरा साहब धामरा साहब एक मिनट, का बेड़ा गर्क किया हुआ था। आप तो 15 साल की बात, अगर ये सिंध गवर्नमेंट के अंडर इदारे हम ना लेते तो आज कराची में ये जो हालत है जिससे बेहतर होती। चले ये मेरा ख्याल है फिर सर बहस तवील होती चली जाएगी। खुरम रोकड़ी साहब ने मैं ज्वाइन किया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा। खुरम रोकड़ी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से अब गार्डियन में खबर आ गई है कि इलेक्शन कमीशन ने मुबैना तौर पर उनको सहूलत देने के लिए ये हल्का बंदी वाला मामला जो है जिस तरह से किया है, डेमोग्राफिक जो है बिल्कुल वो चेंज करके हल्का बंदी इस तरह से किए हैं। रिकॉर्ड 1300 एतराज़ात सामने आ गए हैं। इलेक्शन डिले इसलिए होते रहे कि मियाँ साहब को सहूलत दी जा सके, गार्डियन कह रहा है। आप समझते हैं इसमें कोई हकीकत है? नहीं, ये जो है ना गार्डियन क्या कह रहा है और पता नहीं कोई भी कह दे पाकिस्तान के बारे में, हर वो चीज़ हतमी हो जाती है। हमें इतना पता है कि हमारे अपने इलाके में जो हल्का बंदियां हैं, हल्का बंदियां हमेशा तादाद बंदों की तादाद के लिहाज से हल्का बंदियां जरूरी थी, हल्का बंदियां होनी जरूरी थी। अब लोग जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एप्लीकेशन डालते हैं। वो जहाँ समझते हैं कि इस यूसी में उनका जोर ज्यादा था तो वो चाहते हैं वो यूसी आ जाए, जिसमें वो समझते हैं उनका जोर नहीं है तो वो चाहते हैं यूसी से वो कट जाए। तो ज्यादा एतराजात जो आपको मिलेंगे वो हमारे कौम के किरदार के मुताबिक आपको मिलेंगे, जैसे हम हैं। अच्छा, यानी हम कौन सा कोई 2+2 4 के ऊपर बिलीव करने वाले लोग हैं? हम कौन सा कोई एथिक्स के ऊपर या हमारी जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके ऊपर हम बिलीव करते हैं? हल्का बंदियों के ऊपर एतराज मुकम्मल आपको यही मिलेंगे कि मुझे फलाना हल्का मिलेगा तो वहां मेरा वोट ज्यादा है, और ये कट जाएगा तो यहाँ वोट ज्यादा है। असूल ये है कि आपको हल्के, अभी हमारे 2 हल्के NA 89 90, असूल ये है कि दोनों की तादाद आबादी की बराबर होनी चाहिए।
अब कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे तादाद बड़ी पिछले कुछ अरसे के अंदर, और एक हल्के के अंदर 25,000 या 30,000 या 40,000 अगर ज्यादा है तो उसको बराबर इलेक्शन कमीशन ने करना है ना। या तो ये कहें कि इलेक्शन कमीशन वहां पर ज्यादती कर रहा है और 40,000 के हल्के को काट कर एक में 1,40,000 कर रहे हैं और एक में 90,000 कर रहे हैं, हम भी उनकी गार्डियन की रिपोर्ट को मानेंगे। ठीक, पता नहीं कहाँ से को जिसका जी कोटली साहब आपकी बात दुरुस्त, लेकिन कुछ हल्कों में ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि जितना फर्क होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा फर्क है। ये रिपोर्टेड है कि आबादी का लिहाज से वो कहीं कहीं गड़बड़ है। मैं इस पर आता हूं। आजिज धामरा साहब, आप क्या समझते हैं, इलेक्शन कमीशन बड़ा जबरदस्त काम कर रहा है या गार्डियन की जो बात है कि जी सहूलतकारी की जा रही है कई लिहाज से, डिले मामले में भी कि उनकी नाअहली खत्म हो जाए, आपको कहीं खदशात है कि धामरा साहब? मैं किसी भी इदारे की रिपोर्ट पे बात क्यों करूं, मैं तो पीपल्स पार्टी का शुरू से ये स्टांस रहा, क्लियर कट ये मौक़िफ़ रहा कि इलेक्शन कमीशन को जो हल्का बंदियों की जो भी उन्होंने डेट दी थी 30 नवंबर की, उसके साथ साथ उनको इलेक्शन की डेट का ऐलान कर देना चाहिए था। ये डोमेन था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। तो वो हल्का बंदियों के अभी नोटिफिकेशन तो आया ही नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि जी हल्का बंदियों के बाद हम इलेक्शन की तारीख देंगे, तो फिर वो 8 फरवरी की तारीख कैसे आ गई? अभी तो हल्का बंदियां कंप्लीट नहीं हुई है ना, नोटिफाई नहीं हुई है। उसके लिए हमारे ये खदशात थे कि आप इलेक्शन कमीशन का जो एफएच काम था वो उसको इलेक्शन की डेट का अनाउंस कर देना चाहिए। अब जारी है वो सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने के बाद ये डेट हमें मिली है। अब ये भी खबरें हैं कि जी उसको फिर आगे करने के लिए कुछ एप्लीकेशंस आई हैं। अब उस एप्लीकेशंस को कितना इलेक्शन कमीशन सीरियस लेता है या नहीं लेता है, हमें देखना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के किरदार को, देन फिर हम रिमार्क्स देंगे। बल्कि ये तो मैं क्लियर कट कर दूं ना, कोई बाकी पार्टियां इलेक्शन से क्यों शर्मा रही थी? एक ही पार्टी थी जो बार बार इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा कर रही थी कि इलेक्शन का शेड्यूल दें, इलेक्शन की तारीख दें। इलेक्शन कह देती कि एतराजात सुनने के बाद, एतराजात सुनने के देखें 27 अक्टूबर जो थी वो लास्ट डेट थी आपकी एतराजात दाखिल कराने की। 1 महीना इलेक्शन कमीशन ने रखा था नवंबर तक का, जिसमें जो भी उनके एतराजात हैं। सर थोड़ा सा एक जुमला ये फरमा दिए कि इसके अलावा आपको लगता है किसी एक खास पार्टी को किसी तरह से कोई सहूलत दी जा रही है या लाडले तो पैदा किए जा रहे हैं ना। इस मुल्क का अलमिया ये है कि हर इलेक्शन में कोई ना कोई लाडला होता है। अच्छा। आप एक कानूनी प्रोसेस से चलें, जिस इदारे का जो काम है वो करता जाए। इलेक्शन में जिस पार्टी को जितना मैंडेट मिले तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम करें। सेनेटर साहब बिल्कुल आपकी बात आ गई। अरशद वोरा साहब, आपको लगता है कि इस वक्त कोई प्री पोल रिगिंग जिस तरह गार्डियन बात कर रहा है या ऐसा कोई माहौल नहीं है? बड़ा अच्छा माहौल है, बड़े अच्छी तरह से इलेक्शन कमीशन चीज़ों को चला रहा है। ये हल्का बंदियां, आपने डिलिमिटेशन की पुरानी बात की, लेकिन अब जो हो रहा है, जो इतराज़ात इतने ज़्यादा आ गए हैं, रोकड़ी साहब ने भी एक बात की कि ये हमारा मिजाज ऐसी खाम खाम इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, अभी तो डिलिमिटेशन नोटिफाई हुई नहीं है और आज होनी थी, शायद कल तक सबके पास आ जाएगी जो भी इसकी नोटिफिकेशंस होंगी। लेकिन इससे पहले जो डिलिमिटेशंस होती रही हैं उसमें देखें कराची में एक जगह से एक एमपीए के 3 लाख वोटर्स हैं और एक ही इलाके में एक जगह पे 35,000 वोटर हैं। तो ये जो चीज़ें थी, ये चीज़ें दुरुस्त होना मांगती थी। ये चीज़ें अगर दुरुस्त हो रही हैं तो अल्लाह करे ये हो जाए। और ये बातें काबिल वक्त हैं कि प्री रिगिंग, देयर इज़ नो सच थिंग एज प्री रिगिंग। जब ये इलेक्शन होगा, मैं ये समझता हूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये जो अबूरी हुकूमत है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को सपोर्ट करें हर तरीके से। और जो है जो भी जीतेगा उस पर फिर ये तो हमारे यहाँ का एक वतीरा रहा है हमारा कि हम जो है इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग की बात करते हैं, इलेक्शन के बाद हम कहते हैं कि इलेक्शन रिग्ड थे। तो ये तो एक हमारा वतीरा बना हुआ है और ये चीज़ें चलती रहती हैं। बहरहाल वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस दफ़ा इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, जो अवाम को उनके सही हकीकी नुमाइंदे उनको मिलने चाहिए। और उसामा, आई वुड लाइक टू ऐड हियर समथिंग। मेरे भाई ने कहा था कि आपने केडीए में, वाटर बोर्ड में नौकरियां दी। हमें फख्र है कि हमने नौकरियां दी क्योंकि कराची के लोग डिजर्व करते हैं। मैंने नौकरियों को अपोज नहीं किया। आपने 1 लाख, मैंने आपकी प्रोग्रेस से सवाल उठाए हैं। मैंने आपकी प्रोग्रेस से सवालात उठाए हैं। आप नौकरियां तो हमने भी दी है माशाल्लाह, नौकरियां देनी। आपने 1 लाख लोगों को नौकरी दी, कराची का एक लड़का उसमें नहीं लिया।
आपने उस 40% के कोटे पे भी जो है जाली डोमिसाइल बनाकर लोगों को लाकर यहाँ पे सारी जिंदगी आपकी इसमें गुजर जाएगी। आपको ये लिसानी सियासत में गुजर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह पीपुल्स पार्टी मेयर कराची जीत गई है आपसे। आपका ये चूरन नहीं बिकेगा अरशद भाई, आपका ये लिसानी चूरन नहीं बिकेगा, लिसानी चूरन नहीं बिकेगा आपका, खत्म हो गया, आपकी दुकान खाली हो गई है। अब परफॉर्मेंस की बात करें, आपने उन नजारों को कितना स्ट्रेंथन किया आप उससे बात करें, आपने कराची के अवाम की कितनी खिदमत की आप वो बात करें। ये लिसानियत वाली चूरन खत्म हो गई, दुकान खाली है। एक सेकंड सर, इसका समझ नहीं आएगा आप वो भी पब्लिक प्राइवेट बोरा साहब, आप बात मुकम्मल कर लें फिर मैं जी आज एनएसपीवीडी जिसकी ये सक्खर के हॉस्पिटल की बात करते हैं, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सिंध गवर्नमेंट का अकेला प्रोजेक्ट नहीं है वो। चले सर, प्रोजेक्ट तो अच्छा है ना, मिलकर अगर चल रहा है अच्छा है, लेकिन प्रोजेक्ट आज भी मिनिस्टर साहब ने कहा है कि उसमें बहुत सारी चीजें दुरुस्त होने की जरूरत है। हाँ जी, वो तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। टीवी पे चल रहा था कि क्या क्या उसमें खराबी है। अच्छा चले, जो आपका धामरा साहब जो वो कहते हैं कि जनाब खास हलकों को उस तरह से इग्नोर किया जाता है रोजगार देने में, वो एक अलग बात है। देखें मैं एमक्यूएम का बुनियादी लिसानियत पे पढ़ा था और मुझे अफसोस है कि आज भी एमक्यूएम वो चूरन बेचती आई। भाई आपने बेच दी, आपकी दुकान खाली है। लेकिन धामरा साहब अगर की सियासत नहीं, परफॉर्मेंस एक गुजारिश अगर लसानियत की बात होती, मुझे इन्होंने नौकरियों की डाइवर्ट करने की बात की ना, मैं रोजगार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपकी जो लिसानियत वाली, मैंने परफॉर्मेंस बेस की बात की, मैंने परफॉर्मेंस बेस की बात की भाई मेरे, मैंने परफॉर्मेंस की बात की। आप लिसानियत की बात तो करें, आपने उन इदारों में पॉइंट आ गया आप दोनों का। सर आप दोनों की इजाजत से रोकनी साहब, चले सर आपका पॉइंट आ गया कराची में वो बड़ा, अच्छा एक सेकंड बहुत बड़ा सवाल है। मैं गुजारिश करता हूँ का बुर्का उतारें, ठीक है धामरा साहब एक मिनट ताकि पता पड़े आपने उन्हें। अच्छा धामरा सर सेंटर साहब आपका पॉइंट आ गया है, अरशद वोरा साहब ने भी अपनी बात की। चूंकि मुझे ब्रेक लेनी है, फिर मुझे शुक्रिया भी अदा करना होगा धामरा साहब का, उनकी मसरूफियत है, लेकिन रोकड़ी साहब और वोरा साहब हमारे साथ होंगे। रोकड़ी साहब एक मिनट है मेरे पास, उसके बाद तफसील से बिल्कुल इस पर बात करेंगे। एक पॉइंट हम जो शुरू में प्रोग्राम में डिस्कस किया, आप नौजवानों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि उनको हमने रिज़ाइन साजी करनी है, उनको बेहतर करना है, तो आज बिलावल को ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से वो कैंडिडेट होंगे और उनकी तरबियत इस हवाले से की जा रही है, बार बार जरदारी भी कह रहे हैं। आप सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि अच्छी बात है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए? देखें जी, नौजवानों को आगे आना चाहिए उनकी कैपेसिटी के मुताबिक। नौजवानों का हमने देखना है मुस्तकबिल, नौजवानों का हमने देखना है बेहतर मुईशत, नौजवानों को हमने लेके जाने हैं नेक्स्ट फेज में। अब ये जो विरासती सियासत है, इसमें अगर आप नौजवान को लेके आएंगे कि गद्दी नशीन की गद्दी ट्रांसफर होनी है, दैट इज अ सेपरेट थिंग। हम इस पॉलिटिक्स के, हमारे जैसे लोग तो शुरू से खिलाफ हैं कि क्या इस बुनियाद पर के खानदान से एक शख्स है और वो नौजवान है, क्या बाकी नौजवान नहीं है उस पार्टी के अंदर? तमाम पार्टीज के अंदर और नौजवान भी मौजूद हैं जो कि बहुत अहल हैं और बहुत काबिल हैं, तो उनके साथ भी अगर पार्टीज अपने साथ उन नौजवानों के साथ भी वही सलूक करें तो तब हम उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, नौजवानों का हमने फ्यूचर देखना है। सही सर, मुझे चूंकि न्यूज़ अपडेट से सर रोकड़ी हैं, उसके बाद यहीं से गुफ्तगू को दोबारा शुरू करेंगे। जनाब आजिज़ धामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। रोकड़ी साहब हमारे साथ हैं, वोरा साहब साथ हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने कहा है जी मंशूर में हम ये भी देख रहे हैं नून लीग के नैब को ही खत्म कर दिया जाए। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। इस वक्त चर्चा है नैब के केसेस का, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब की बरियत की खबर आई, एक केस के हवाले से वापस ही ले लिया केस नैब ने, और अब ये बात की जा रही है कि जी नैब को ही ख़त्म कर दिया जाए। और ये कोई और नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब के चीफ़ एडवाइज़र भी कहा जाता है, सेनेटर हैं इरफान सिद्दीकी साहब, कॉलम नवीस भी हैं और अहम शख्सियत हैं। वो कह रहे हैं कि जी मंशूर में इस बारे में हम सोच रहे हैं कि नैब को ही ख़त्म कर दिया जाए। इसके साथ साथ ये बात भी हो रही है, ये खबर भी आ जाई है कि 18वीं तरमीम पर भी नून लीग में बड़ी बहस जारी है कि इसको ख़त्म किया जाए या इसको ख़त्म करने से यानी इसमें कुछ तरमीम की जाए या नहीं की जाए, इस पर भी डिवाइडेड है। अरशद वोरा साहब, क्योंकि आप इस वक्त इत्तेहादी भी हैं, अब साथ मिलकर चलने की बात भी हो चुकी है नून लीग के साथ, तो आप क्या समझते हैं इन दोनों पहलुओं पर? पहले तो नैब के हवाले से, क्या आपका भी यही मौक़िफ़ है एमक्यूएम का, आपकी पार्टी का, कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए? जी मेरा ख्याल है अभी शायद आवाज़ नहीं उनको गई। खुरम रोकड़ी साहब, आप क्या कहते हैं नैब के हवाले से? सर अगर नैब को ही ख़त्म कर देना है नून लीग ने, तो फिर एहतसाब कौन करेगा?
सर बात यह है कि नैब को बिल्कुल खत्म नहीं करना चाहिए, नैब को मजबूत करना चाहिए, नैब की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इंडिपेंडेंट करना चाहिए और हम इदारों को फिर खत्म करते जाएं। यानी इन इदारों की या तो हम कहें कि हमारे पास करप्शन है नहीं, फिर कल हम कहेंगे कि एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है हर सूबा वो भी खत्म कर दे, पूछे ही कोई ना। नैब को खत्म नहीं करना चाहिए, आप इदारे को मजबूत करते हैं। आप और हम पॉलिटिकल लोगों का काम है कि वो ये कहें कि नैब को हमने डीपोलिटिसाइज करना है, हम नेगेटिव पोलिटिसाइजेशन से बचाएं। हम जो पार्टी इक्तिदार में आती है वो इक्तिदार में आके नैब को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करे और नैब को इतना रिफाइंड करे कि वो दुरुस्त काम करते हुए पाकिस्तान में से ये जो वायरस है करप्शन का, इसका खात्मा करे। नैब की कोर्ट्स अलहदा होनी चाहिए, नैब में आप मजीद उसको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को स्ट्रॉन्ग करें, उसका जो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम है उसको बेहतर करें। नैब को किस लिए खत्म किया जाए? और दूसरी चीज, आपने एक और भी किसी चीज के 18th अमेंडमेंट की बात की। जी 18th अमेंडमेंट में ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। आप अच्छी चीजों को रखें और जिनकी वजह से नुकसान पहुंचता है आप उनको दूर करें जी। ये होना चाहिए और उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, मीडिया के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। और मसलन सर जो चीजें जी सर थोड़ा बहुत अगर आप बता सके, अगर आप नासिम से कौन सी चीजें आप समझते हैं? सर मैं एक टूरिज्म की आपको मिसाल देता हूँ। जी आपका पाकिस्तान का टूरिज्म जो है वो दुनिया में कहां पे पहुंचता। आपने 18th अमेंडमेंट के बाद उसको सेंटर से उठा के हर चीज को फेंक दिया सूबों में और वो डंप हो गई, एवरीथिंग गॉट डंप। एक टूरिज्म की आपको मिसाल दे रहा हूँ। इसके अलावा और बहुत से इदारे हैं जो कि मुकम्मल इदारे कोलैप्स कर गए आफ्टर 18th अमेंडमेंट, क्योंकि प्रोविंसेस के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि उनको वो उसका फायदा उठा सके या उनको अपग्रेड कर सके या उनसे मुल्क को फायदा पहुंच सके। तो 18th अमेंडमेंट आप करिए, उसमें वो चीजें करिए जिनकी आपको जरूरत है, जिनसे मुल्क को फायदा हो, लेकिन वो तजर्बा जिससे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा हो उनमें से को थोड़ी बहुत रद्दो बदल करने से, क्योंकि इसमें हमें बड़ा दिल करके मुल्क के लिए इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए एंड वी आर फॉर दैट। ठीक, अब अरशद वोहरा साहब आप क्या समझते हैं? जिस तरह नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि नैब खत्म कर देना चाहिए, पार्टी मंशूर में गौर कर रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब और ये आम शख्सियत हैं, सेनेटर भी हैं और कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को बड़े अहम ऊपर एडवाइस भी करते हैं। तो रोकड़ी साहब की अपनी बात सुन ली, वो कहते हैं डीपोलिटिसाइज करना और बात है, नैब को खत्म नहीं करना चाहिए वरना तो करप्शन शुरू हो जाएगी। मगर इसका काउंटर यह है कि अभी सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो करप्शन केसेस हैं उनमें 1 अरब रुपया लगा। ये सीनियर रिपोर्टर्स ये बात बता रहे हैं, 1 अरब रुपया इन्वेस्टिगेशन JIT सारा कुछ बना, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। तो फिर सर क्या करना है ऐसे नैब का? अरशद वोहरा साहब आप क्या समझते हैं? देखिए प्रोसिक्यूशन के हमारे पास अदालतें मौजूद हैं वैसे, और जब एक इदारा बनाया हुआ है तो उस इदारे की मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक कोई जो है खास तौर पर पॉलिटिकली जितने भी केस बने थे उसमें से कहीं पे भी कोई नतीजा आया उसको जो है किसी को पॉलिटिसाइज करने के लिए डिसीजन लिए गए, बाद में वो रिवर्ट बैक हुए। तो ये एक जो है मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही इसको या तो फिर इस पे इम्प्लीमेंटेशन हो तो इसकी जो है इन इट्स ट्रू सेंस इस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट कि जो है आप एक इदारे को जो कि इतना बड़ा इदारा बनाया हुआ है जिस पर बिलियन का आपका बजट है, बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हो रहे हैं, तो फिर उसकी यूटिलाइजेशन भी फिर आप सही तरीके से करें और आवाम को उसका फायदा होना चाहिए। और आवाम को फायदा उसी तरह होगा कि आवाम को पता चले अगर किसी को करप्शन के इल्जाम में पकड़ा है तो वो करप्शन का उसका कोई मतलब कंक्लूजन नहीं आता। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स भी अगर उन्होंने पकड़े हैं तो हमें अभी तक वो ब्यूरोक्रेट्स फिर उसके बाद उसमें एक प्री बार्गेन का सिस्टम हुआ करता था। आई डोंट नो वेदर इट इज एग्जिस्टिंग और नॉट टुडे। वो प्री का बार्गेन करके एक करप्ट आदमी जो है वो दोबारा आके जो है प्री बार्गेन में कुछ पैसे दे के दोबारा आके फिर अपनी सीट संभाल लेता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि गलत हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। करप्ट इज ऑलवेज ए करप्ट। और फिर अभी जो 18वीं तरमीम पे आप बात कर रहे थे, 18वीं तरमीम पे देखें उसामा, अभी 2 दिन पहले हमने जो है कॉन्फ्रेंस की थी, इफ यू रिमेंबर 28 को हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने 18 अमेंडमेंट के सजेशंस जो दी हैं उसमें हमने आर्टिकल 140A जो कहता है कि पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली एंड फाइनेंशियली एम्पावर किया जाए। तो आपके लोकल बॉडीज जो हैं वो एम्पावर्ड नहीं है। मैं जो अभी बात कर रहा था कि ये जो पैसे आते हैं जो 1500 अरब रुपए एक और 200-300 अरब रुपए एक, ये सारे पैसे आके चीफ मिनिस्टर के पास पार्क हो जाते हैं। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, तहसील लेवल पे और यूनियन काउंसिल लेवल पे नहीं जाता। जब तक आप इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक नहीं लाएंगे, ना आपका कोई शहर तरक्की करेगा
ना आपके बल्दियाती इदारे तरक्की करेंगे, और फिर वही जो है वो यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ एक शख्स के पास रहेगी। तो ये नहीं होना चाहिए। हमने जो अमेंडमेंट प्रपोज की उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पार्टियों ने, जितनी पार्टियां उसमें रिप्रेजेंट कर रही थी, उसमें सिविल सोसाइटी के लोग थे, उसमें फॉर्मर जजेस थे, एवरीबडी अप्रिशिएटेड इट। उनकी कुछ सजेशंस थी, उन सजेशंस को भी हम जो है वो उस पर कंसिडरेशन है हमारी। अच्छा। और इंशाअल्लाह ताला हमारा सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो भी पार्टी हमें अगर चाहती है कि हम उसको सपोर्ट करें, तो हमारा ये 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप आर्टिकल 140A को इन इट्स ट्रू सेंस डिफाइन करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होगा। ये नहीं होगा कि बल्दियाती इंतखाबात खत्म हुए और आपने 5-5 साल तक और 3-3 साल तक एडमिनिस्ट्रेटिव। और आपको लगता है नून लीग के वादे पूरे करेगी? सर पीडीएम गवर्नमेंट में नहीं हो सका ये, आपने यही रिटर्न एग्रीमेंट उनसे किया था लेकिन वो पूरा नहीं कर सके। आप बार बार जाकर शहबाज शरीफ साहब से शिकायतें करते रहे लेकिन कुछ नहीं हो सका। 2 तिहाई अक्सरियत आप कैसे ले सकेंगे? इसलिए हमने ये डिमांड की है कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होना चाहिए। हमने इसीलिए इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया है। हमने इसीलिए ये चाहा है कि जो पार्टी ये कहेगी कि, और वो पब्लिकली कहेगी ना, अगर कोई पार्टी इस वादे को पूरा नहीं करती, कल को कहते इलेक्शन से पहले हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत नहीं जा रहे। ये प्रपोजल हमने इलेक्शन से पहले दिया है। जो पार्टी इसको एक्सेप्ट करती है हम उसके साथ हैं। चले ठीक है। अरशद वोहरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मुत्तहिदा कौमी मुल्क के रहनुमा हमारे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। रोकड़ी साहब, जो बात मैंने उनसे की थी, जिस तरह आप कह रहे हैं बहुत से लोगों का ये मौक़िफ़ है कि नैब को ख़त्म नहीं करना चाहिए, इस तरह तो करप्शन का आपको लाइसेंस मिल जाएगा, कोई पूछने वाला। लेकिन ये बात होती रही है, जरदारी साहब कह चुके कि या तो नैब चल सकता है या मईशत चल सकती है। यही बात नून लीग की तरफ से बार बार आती रही जब उनके खिलाफ केसेस थे। अब तो खैर केसेस खत्म हो गए। लेकिन सर इसका अगर हम दौर देखें, मुशर्रफ दौर में हमने कुछ एक्टिव देखा, लेकिन फिर यही होता था, वो हम NRO का मामला देख लेते हैं, फिर 2008 से हम 18 तक बाय एंड लार्ज देखते हैं कोई कारकर्दगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहती है तो फिर आज भी नैब ने यही कहा कि जनाब हमने तो किया ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था तो हमने प्रोसीड किया, वरना नैब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो दफन हो चुका, मर चुका। तो कोई हमें उसकी कारकर्दगी नजर नहीं आती। अगर ये अब नून लीग कहती थी विक्टिमाइजेशन थी, इतने साल आपने 1 अरब रुपया लगा दिया और उसके बाद 1 रुपये की रिकवरी नहीं हुई। इसी तरह हमने और से बहुत से मामला देखे, तो कारकर्दगी अब तक सिफर है नैब की। जी रोकड़ी साहब, खुरम रोकड़ी साहब आप जी मेरा ख्याल है खुरम रोकड़ी साहब से अभी राब्ता नहीं हुआ। अब नून लीग ये कह रही है कि हम इस पर सोच रहे हैं कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए। ये बात बार बार होती रही है और ये कहा जाता है कि जनाब जैसी हुकूमत आती है बिल्कुल चीज़ें ही फ़र्क हो जाती हैं। इसी तरह हमने पीडीएम की गवर्नमेंट में देखा, जो केसेस थे गवर्नमेंट में आए, तरामीम की और उसके बाद केसेस ख़त्म होते चले गए। रोकड़ी साहब, मैं सवाल ये कर रहा था कि कहा यह जाता है कि नैब का फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ अभी तक, आज तक। कारकर्दगी कौन सी है नैब की जिसकी बिना पर इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? आपकी बात दुरुस्त है, डीपोलिटिसाइज होना चाहिए, लेकिन जाहिर है दिहाइयों में नहीं हो सका तो अब कैसे हो जाएगा? यानी हमने ठीक नहीं होना उसामा जी, हर चीज हमने खत्म कर देनी है, हमने हर इदारे को खत्म करने का सोचना है, लेकिन हमने खुद ठीक नहीं होना और हमने यानी किसी इदारे को ठीक चलने भी नहीं देना। दिस इज व्हाट वी आर। यानी थानों के अंदर करप्शन होती है, कौन सा थाना है जो करप्शन नहीं करता? थाने भी खत्म कर देने चाहिए सबसे पहले तो। थाने यानी ये हमने जो इशू है हम उसकी बात नहीं करते। क्या पाकिस्तान में करप्शन है या नहीं है? क्या बड़े लेवल से लेके निचले लेवल तक करप्शन होती है या नहीं होती? लेट्स डिसाइड दिस थिंग। बिल्कुल होती है। दूसरी चीज ये है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा आए सीट में तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा मेरा कंसर्न है कि 55,000 केसेस से प्लस जो इल्तबा का शिकार हैं मैं उनको हल करूं, मैं उनको प्रायोरिटी दूं। तो अब अगर केसेस फिर कल कोई कहना शुरू कर देगा कि 55,000 केसेस पड़े हुए हैं तो ये काम नहीं हो रहा, इन कोर्ट्स को भी खत्म कर दें। सर मुल्क के इदारों को मजबूत करने की जरूरत है, मुल्क के इदारों को अपने पांव पर खड़ा करके उनसे जो उनका काम है वो करने की जरूरत है। हम आज तक अपनी मर्जी का आईजी और अपनी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी लगवाना चाह रहे होते हैं, अपनी मर्जी का डिप्टी कमिश्नर, अपनी मर्जी का डीपीओ लगवाना चाह रहे होते हैं। और अपनी मर्जी में शामिल क्या होता है सुबह से लेकर शाम तक? क्या जैसे अभी बात की इन्होंने कि सबसे अहम तरीन चीज है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, हम उसको नहीं बनने देते जिससे कॉमन आदमी का असल रिलेशन जो कॉमन आदमी के इश्यूज जो प्रॉब्लम्स है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, बिल्कुल उसको बगैर अथॉरिटी के हम रखना चाहते हैं। और यानी हम भी तो देखें कि हम क्या चाहते हैं जी, ये भी तो देखें।
हमारी ख्वाहिशें क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम रोकड़ी साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपके हवाले से इस तरह बात हो रही थी, लेकिन कई लोग ये बात भी करते हैं कि जी अब देखें मालम जब्बा या BRT का केस था, वो आप देखें परवेज़ खटक साहब या महमूद खान वही बनते थे, वो जैसे ही छोड़कर गए तहरीक इंसाफ को, वो केसेस भी हमें नज़र नहीं आते। तो ये कंटिन्यूशन का एक मामला है, कंटिन्यूड प्रोसेस नज़र आ रहा है कि केसेस नहीं फेसेस का देखा जाता है। खैर, एक मामला मईशत का है जो बहुत अहम है, उस तरफ आर्मी चीफ मुसलसल तवज्जो दिए हुए हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ हैं, तज्ज़ियाकार हैं, माशी माहिर हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब, अभी हमने हालिया दिनों में कुछ खबरें देखी, जिस तरह सऊदी अरब ने $3 अरब के जो डिपॉजिट थे उसमें मज़ीद एक दफ़ा फिर हमें नज़र आ रहा है कि तोसी कर दिया है, पाकिस्तान के पास रखवाए हुए हैं, वरना हमें वापस करने पड़ते तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला खड़ा हो जाता है। इसी तरह UAE में हमने MOU देखे हैं, अब दोबारा साइन हुए हैं और उसमें कहा जा रहा है अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इसी तरह कुवैत के हवाले से है। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव खबरें? ये ज़रूर अच्छी खबर है कि रोल ओवर्स जो पेंडिंग है और ये आज हो गए हैं, और अब नई जो खबरें सुनने में आ रही है, हम कुवैत के साथ जो है बहुत सारे एग्रीमेंट्स अब साइन करेंगे। और अगर जैसे ये चीज़ें साइन होकर जब ये इनिशिएट होती हैं प्रोसेसेस, या जब ये प्रोजेक्ट जब भी ये इनिशिएट होंगे, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए जो है एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि इससे न सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी, पर एट द सेम टाइम इससे होगा ये कि जो लोग जो इस वक्त एक बहुत नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, जो लोग होप्स को लूज कर रहे हैं, वो जो है किसी हद तक जो है उनका एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होना शुरू होगा, और उनको ग्राउंड पे जो है चीजें जब होती हुई नजर आएंगी, तो यकीनन उससे ना सिर्फ एक जो पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा, बट एट द सेम टाइम आपकी इकोनॉमी जो है वो दोबारा से जो है वो चलने लगेगी, जिससे आपके मुल्क में न सिर्फ आपका जो अफराद ज़र है वो पड़ेगा, बल्कि आपके एट द सेम टाइम आपकी सारी चीजें बेहतर होना शुरू होंगी। क्योंकि हमारा मसला ये है कि हमारे मुल्क में इस वक्त हम जितने भी टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं वो डोमेस्टिकली जितनी भी लोगों की इस्तेताद है उसकी बेसिस पे हो रहा है, लेकिन जैसे जब बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आती है और वो प्रोजेक्ट्स लगते हैं, तो नए लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, नए लोगों को नौकरियां मिलती हैं, नए लोग जब सिस्टम में आते हैं तो यकीनन फिर आपका टैक्स निज़ाम भी बेहतर होता है, और एक ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जाता है। और ये मुल्क के लिए बेहतर होगा कि अगर ये जो एग्रीमेंट्स जो अब साइन हो रहे हैं ये अगले कुछ माह में जो है इसके ऊपर काम होता हुआ भी नजर आए। और ये जो स्टॉक एक्सचेंज हम देख रहे हैं, नए से नए रिकॉर्ड स्टॉक एक्सचेंज में बन रहे हैं, ज़ाहिर है वहाँ बड़ी कंपनियाँ रजिस्टर्ड होती हैं, वहाँ अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये कितना हेल्दी साइन, और ये क्या कंटिन्यू रहेगा? मैं ये समझता हूँ कि जो स्टॉक मार्केट है वो यकीनन एक मुल्क के लिए बैरोमीटर का रोल प्ले करती है, और ये ही हमारी स्टॉक मार्केट हमेशा से जो है वो सेंटिमेंट्स पे चलती है। और आप जब देखेंगे कि जब भी कोई पॉजिटिव खबर आती है, स्टॉक मार्केट हमेशा से उसका इम्पैक्ट उसको लेती है, और वो चीज़ आपको उसके नंबर्स में नजर आती है। पिछले कई महीनों से जो है वो स्टॉक मार्केट मुतवातिर तौर पे जो है वो नीचे की तरफ जा रही थी। अब चीज़ें कुछ जैसे लोग देख रहे हैं कि कुछ होने जा रही, तो उसका रिएक्शन जो है वो स्टॉक मार्केट है। हम ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा नीचे आना शुरू होगा, क्योंकि जो ईयर एंड जो इन्फ्लेशन की प्रेडिक्शन है वो नीचे की तरफ है, 26% से नीचे की तरफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे ये इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल होगा, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, और उसका एंटिसिपेशन जो है वो स्टॉक मार्केट ले रही है। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो लोग फिर किसी और एवेन्यूज की तरफ जाते हैं जी। तो स्टॉक मार्केट इस वक्त जो है वो पॉजिटिव उसको लेते हुए अपनी तरफ लोगों को खींच रही है। लेकिन सर, जिस तरह आपने महंगाई की बात की, उसमें हम देख रहे हैं बिजली की कीमतें वो बढ़ रही हैं, कीमत आज फिर पता लगा जी बढ़ गई है, और रोटी की कीमत वो भी, जो आम आदमी के मसाइल हैं वो बढ़ रहे हैं। हत्ता कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये आई कि पाकिस्तान में 2024 तक डॉलर ऊपर जा सकता है, कुछ कह रहे हैं जी 350 का भी हो सकता है। ये खदशात अपनी जगह हैं। देखिए, ये अनसर्टेनिटी कुछ हद तक तो जरूर है मौजूद, और ये एप्रीहेंशंस भी हैं कि ये जिस तरीके से अभी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है ये लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं होगी, ये हो सकता है वापस नीचे आ जाए। और इसी तरीके से जो डॉलर की भी बातें होती है कि डॉलर एक वक्त में ऊपर मार्केट में 330 रुपए हो गया था और आज वो 300 से नीचे हो गया, तो यकीनन ये भी रिबाउंड हो सकता है।
ये सारी वो चीजें हैं कि अगर आपके मुल्क में जो है सर्टेनिटी के साथ चीजें चलती रहेंगी, जैसे अभी अनाउंस हुआ है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जब आप इलेक्शंस में जाएंगे, जब आप एक मुंतखब हुकूमत आ जाएगी, तो यकीनन उसके बाद वो अपनी जब डिसीजंस लेगी आएगी सिस्टम में, और लोगों को जैसे मैंने पहले कहा, जो लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो किसी हद तक जो है वो बहाल होगा, और जो इस वक्त हमारे इन्वेस्टर्स जो अपनी पोजीशन लेके बैठे हुए ड्यू टू अनसर्टेनिटी, वो मार्केट में दोबारा आएंगे। तो ओवरऑल यकीनन हम ये चीज देख सकते हैं कि अगर ये टाइमली सारी चीजें हो गई, और इसका जो आप कहते हैं जब एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को रास्ता देगी, तो यकीनन एक उसके ऊपर जो है लोगों का बड़ा वो रहता है इंतजार। और अगर तो ये डिले होती है तो यकीनन आपकी जो बात है कि डॉलर भी बढ़ सकता है। पेट्रोल प्राइसेस तो देखें हम, चूंकि इंटरनेशनली जब जो पर डॉलर फी बैरल प्राइस चलती है उसका हमारे पास इम्पैक्ट आता है। यकीनन कुछ पिछले दिनों में इंटरनेशनली पर बैरल डॉलर के जो ऑयल की प्राइसेस है वो कम हुई है। हम समझ सकते हैं कि आज भी उसका कुछ बेनिफिट पाकिस्तानी आवाम को पास ऑन होगा। लेकिन गैस जो है वो एक हमारे पास चूंकि बहुत तेजी से उसके रिजर्व्स कम हो रहे हैं, और उसको हम वैसे ही बहुत ज्यादा जो है पहले भी हम सब्सिडाइज रेट्स पे दे रहे थे, तो IMF का ये मुतालबा था कि आप गैस प्राइसेस को जो है वो एक्चुअल प्राइस पे दे, जिसकी वजह से आप ये इंक्रीज देख रहे हैं जी। अच्छा, अब जिस तरह आपसे गुफ्तगू हो रही है उसी दौरान में हमारे इस वक्त स्क्रीन पर भी चल रही है ब्रेकिंग न्यूज़ के LPG की कीमत में इजाफा हो गया, तो आम आदमी की मुश्किलात तो हैं, आने वाले वक्त में उम्मीद कर सकते हैं कम होंगी जब इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी, डॉलर भी कंट्रोल होगा। सर, एक मामला FBR का भी है। आज मैं देख रहा था कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, जो बड़े अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हैं, उनके खिलाफ घेरा तंग किया जाएगा। ये फिर आपको एक दफ़ा ऐलान ही लगता है या वाकई कोई इंटेंशन इस दफ़ा नज़र आ रही है आपको? देखिए, मैं पिछले बहुत सालों से सुनता आ रहा हूँ कि उन लोगों को पकड़ा जाएगा कि जो इस सिस्टम को डॉज देते हैं। मैं बहुत सालों से ये सुनता आया हूँ कि वो लोग जो टैक्स सिस्टम में नहीं है हम उन्हें बाय फोर्स लेंगे। मैंने 2 साल 3 साल पहले सुना कि अब नादरा जो है वो हमारी प्रेडिक्टिव इनकम निकाल के देगा और उन लोगों को जो है फिर FBR नोटिस देगा। हमने आज से चंद साल पहले सुना था कि इस्लामाबाद में इतने 1000 लोग हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियां जो है वो बहुत हैवी रेंट पे दी हुई हैं और उनको टैक्स पे लेंगे। मैं ये सुनता ही आ रहा हूँ। सर, अभी तो ये भी सुन रहे हैं कि सिम ब्लॉक की जा सकती है, उनके मीटर जो है वो ख़त्म किए जा सकते हैं, डिस्कनेक्ट किए जा सकते हैं बिजली गैस वगैरह के जो टैक्स रिटर्न नहीं जमा करा रहे। देखिए, ये भी कानून पिछले 2 साल से तो एटलीस्ट है, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि जिस दिन आपने मोबाइल सिम को ब्लॉक कर लिया उस दिन लोग रिटर्न फाइल करेंगे। गैस बिजली से लोगों को फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल के बगैर लोग जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी जो यूथ है पाकिस्तान की जितनी 60% है वो यूथ ही है। और इसमें यकीनन एक जो पॉजिटिव चीज पिछले कुछ दिनों में नजर आई है, जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर अब वो लोग कुछ काम कर रहे हैं। लोग फील्ड फॉर्मेशंस बना के ग्राउंड पे जा रहे हैं और वो उन लोगों को सिस्टम में लाने की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी सिस्टम में नहीं है। तो ये बहुत सारी खबरों में ये एक पॉजिटिव न्यूज है। और जैसे कि हमारा ये टारगेट है कि अगले कुछ माह में जो है हमें कई लाख नए टैक्स पेयर्स जो है सिस्टम में लेने, तो ये ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का जो एक अभी एक इनिशिएटिव हुआ है उससे यकीनन कोई ना कोई फायदा हो सकता है। लेकिन ऑब्वियसली ये बात भी आप और मैं जानते हैं कि पाकिस्तान का टैक्स तकरीबन 65% से ज्यादा वो विदहोल्डिंग एजेंट्स जो है वो इकट्ठा करते हैं और वो सिस्टम में जमा कराते हैं। FBR का रोल बहुत कम है। FBR को इन्फोर्समेंट के रोल को बढ़ाना पड़ेगा, FBR को स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो एक्चुअल टैक्स पोटेंशियल है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। अच्छा, और उसमें गवर्नमेंट की विल होना बहुत जरूरी है। अच्छा सर, ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है जिसकी हमने शुरू में बात की, SIFC भी इदारा इसलिए बनाया गया कि वो जो रेड टेपिटिज्म है कि जी सालों लग जाते हैं, NOC चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलां इदारा, उसको ख़त्म किया जा सके। अब CPEC भी हमने देखा, उससे भी अभी तक ये कहा जाता है कि वो भरपूर फ़ायदा नहीं उठाया जा सका है। जिस सोच के साथ CPEC हमने शुरू किया था वो नहीं अभी तक हो सका। इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन मकसद था कि चले हम तवानाई का बहरान है उसको ख़त्म करें, वो इतनी महंगी बिजली हमारे लिए बनने लग गई, वो फिजिबल नहीं रहा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था, इकनॉमिक जोन्स थे, इकनॉमिक जोन्स का मकसद ये था हमारी इंडस्ट्री लगेगी, रोज़गार होगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी।
उल्टा हमारे ऊपर वो कर्ज की सूरत में अब यह है कि मुश्किलात नजर आ रही हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुई। अब ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, किन शोबों में करने की जरूरत है, और फिर ये कि हम जल्द से जल्द उससे फ़ायदा उठा सकें। CPEC से हम सीखते हुए, वो भी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह सऊदी अरब है, या रिफाइनरी की बात आती है, UAE की तरफ से आते हैं कि मुख्तलिफ शोबों में होगा, अभी कुवैत की तरफ से। तो कौन से शोबे हैं जहां हमें इस तरह से आगे बढ़ना है कि ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और जल्द ये हो सके? कहा जा रहा है तकरीबन, ज़ाहिर है ये तो नहीं होगा MOU साइन हुए हैं और अगले दिन ही जनाब हमें डॉलर्स आ जाएंगे, कुछ वक्त तो लगेगा, कम से कम 2 से 5 साल। देखिए, इसमें जो सबसे आप जल्दी जिससे बेनिफिट उठा सकते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। क्योंकि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही मौसम पाकिस्तान में है, तो हमारे पास बड़ी गुंजाइश है कि यहाँ पे हमारी एक ही जो लैंड है वो एटलीस्ट 3 क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सके साल में। तो यानी अगर इसको देखें तो इस हिसाब से तो जो है आप पाकिस्तान में जो सबसे बेहतर और सबसे तेज जो स्टेप ले सकते हैं वो एग्रीकल्चर है, जिसकी तरफ SIFC का पूरा फोकस है, और मैं समझता हूँ कि इस पर खासा काम भी हो रहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के अनटैप्ड मिनरल है उसको हमें अब यूटिलाइज करना है, और जो सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ कि हमारा जो इस वक्त जो एक्सपोर्ट है वो एक्सपोर्ट टेक्सटाइल सेक्टर का है। हमें टेक्सटाइल सेक्टर में वैल्यू एडिशन को लेके आना है, ताकि वैल्यू एडिशन से हमारी एक्सपोनेंशियली एक्सपोर्ट बढ़ सकती है, और एट द सेम टाइम हमें IT की एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि IT की एक्सपोर्ट जो है सब्सटेंशियली आपकी एक्सपोनेंशियली बढ़ सकती है, क्योंकि इसका पोटेंशियल इस वक्त एटलीस्ट $20 बिलियन का है। और अगले चंद सालों में अगर आपने इसको प्रॉपर्ली प्लान कर लिया तो न सिर्फ IT एक्सपोर्ट टेक्सटाइल को टक्कर दे सकती है, बल्कि IT एक्सपोर्ट टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को पीछे भी छोड़ सकती है। इतना बड़ा पोटेंशियल है IT एक्सपोर्ट का। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो फोकस करने की जरूरत है, इस वक्त हर बच्चा जो है, हर जो यंगस्टर है आपका, वो कुछ ना कुछ फ्रीलांस कर ही रहा है। उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन की जरूरत है कि कौन से ऐसे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिससे न सिर्फ वो खुद अच्छा कमा सकते हैं, बल्कि वो खातिर का पाकिस्तान में पैसा ला सकते हैं। उनको जब आप उनके लिए ऐसी कंडीशंस लेके आएंगे कि वो फ्रीली पाकिस्तान में पैसा ला सके, या इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रीली पाकिस्तान से पैसा बाहर भेज सके, तो न सिर्फ उनको एक बड़ा इम्पेटस मिलेगा, बल्कि वो आपकी मुल्क के लिए एक गेम चेंजर भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही। मुल्क को मेजर जो फॉरेन करेंसी है वो IT एक्सपोर्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो इस वक्त हमारी जो आबादी है उसका ज़्यादा हिस्सा नौजवानों पर है, वो बहुत पोटेंशियल रखते हैं, और ये एक एसेट है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर डायरेक्शन सही दी जाए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।